वेलकम टू द एम्पिरिकल साइंस अकेडमी फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टेम्पोरल एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ की, यानी कि किस दौर के अंदर किस किस्म के जानदार पाए जाते थे और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इनकी तकसीम किस तरह से है। तो पहले स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस से। शायद दुनिया का कोई भी हिस्सा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे जानदार ना पाए जाते हों, क्योंकि हार्श कंडीशन भी हों तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जानदार ज़रूर सर्वाइव कर जाते हैं। अगर आप बायोस्फीयर को भी देख लें, यानी कि वो रीजन जिसके अंदर कोई जानदार ज़िंदा रह सकता है, तो वो भी आपको सतह समंदर से 20 किलोमीटर ऊपर से लेके 20 किलोमीटर नीचे समंदर की गहराई तक फैला हुआ मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जानदारों का साइज़ बहुत बड़ा है। साइज़ से मुराद यहाँ पे क्या है, उनका नंबर और वैरायटी। अब इसके आगे दो रीज़न हैं। एक रीज़न तो है जानदारों के रिप्रोडक्शन की करैक्टरिस्टिक्स। हर जानदार का बेसिक फ़ीचर है कि वो अपने जैसे नए जानदार पैदा करता रहता है, जिससे उसके नंबर में इजाफ़ा होता है। लेकिन आजकल वैसे बाकी जानवरों को छोड़ के सिर्फ इंसान के ही नंबर में इजाफ़ा देखने को मिलेगा आपको। और दूसरी रीज़न है एवोल्यूशन, कि जब से दुनिया का पहला जानदार बना है तो उनके अंदर कंटिन्यूसली वेरिएशंस आ रही हैं, जिनकी वजह से वो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। और ये वेरिएशन इतनी ज़्यादा हो जाते हैं कि अल्टीमेटली न्यू स्पीशीज़ अराइज़ होती हैं। तो न्यू स्पीशीज़ के राइज़ होने से इस तरह से जानदारों की वैरायटी में इजाफ़ा हो रहा है। तो ये दो बेसिक रीज़न्स हैं कि नंबर में इजाफ़ा होने की वजह से और वैरायटी में इजाफ़ा होने की वजह से जानदार जो हैं वो तकरीबन दुनिया के हर कोने तक पहुंच गए हैं। अब अगर हम दुनिया के किसी भी हिस्से में जानदारों को स्टडी करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्रीका ले लें, साउथ अमेरिका ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, या इवन हम अपने प्यारे पाकिस्तान के अंदर ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे किस तरह के किस किस्म के जानदार पाए जाते हैं, तो हम क्या करेंगे। अब एक एक जानदार को तो काउंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम पूरी दुनिया को बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और ये डिवीज़न की जाती है क्लाइमेट के बेस पे। क्लाइमेट हम कहते हैं कि किसी भी जगह की ओवरऑल फ़िज़िकल कंडीशंस कैसी हैं, यानी कि एज अ होल वहाँ का टेम्परेचर कितना है, ओवरऑल रेनफॉल कितना है, तो जो लंबे अरसे तक प्रिवेल करता है। तो ये जो क्लाइमेट है ये थोड़ा सा लंबे अरसे तक कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह से जिस जगह की एवरेज टेम्परेचर, रेनफॉल और दूसरी इन्वायरमेंटल कंडीशन एक जैसी होती हैं, तो उनको हम एक ग्रुप में शामिल कर देते हैं और उसको एक बायोम का नाम दे देते हैं। तो जैसे ये मैप के अंदर आपको जितने भी ब्राउन पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इन ब्राउन पार्ट्स की जो एवरेज कंडीशंस हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन, क्लाइमेट एक जैसा है, तो इसको हम एक ग्रुप बना देंगे, ये एक अलग बायोम कहलाएगा। इसी तरह से दूसरे भी इसी तरह होंगे। तो ऐसे हम बायोम की मदद से जानदारों की स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। बायोम में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि लार्ज रीजनल कम्युनिटी है जो कि हम क्लाइमेट की बेस पे बनाते हैं। लार्ज इसलिए कि इसकी कोई किसी सिटी के साथ, कोई कंट्री के साथ इसकी बाउंड्री का लिंक नहीं है, ये उससे बियॉन्ड भी जा सकती है। अब आखिरी बात आ जाती है कि बायोम्स के नाम कैसे रखे जाते हैं। ये आप राइट साइड पे देख सकते हैं, मुख्तलिफ बायोम्स के नाम हैं, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है। मेनली तो इनके नाम उस जगह की वेजिटेशन के लिहाज से रखे जाते हैं, यानी कि जिस जगह पे जिस तरह के प्लांट सबसे ज़्यादा होंगे तो उनका नाम वैसा ही रख दिया जाएगा। अब इसकी एक वजह यह है क्योंकि प्लांट जो हैं वो किसी भी इकोसिस्टम का सबसे मेजर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आप कोई भी चीज़ किसी भी इकोसिस्टम के अंदर देख लें, पायरामिड ऑफ नंबर उठा के देख लें, पायरामिड ऑफ बायोमास उठा के देख लें, तो नंबर के अंदर भी और मैस के अंदर भी आपको प्लांट सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो एक रीज़न तो ये हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर हैं। कोई भी इकोसिस्टम का फूड चेन हो, फूड वेब हो, वो प्लांट से ही स्टार्ट होता है, तो इसलिए मेनली हम इनको कंसीडर करते हैं। अब प्लांट्स भी हर जगह तो नहीं पाए जाते, कि कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे प्लांट के लिए सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता, तो उन बायोम का नाम हम रखते हैं उस जगह की ओवरऑल फिज़िकल कंडीशन की बेस पे। जैसे कि जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है तो उसका जो नाम है वो डेजर्ट इकोसिस्टम रख देंगे। तो इस तरह से कुछ का नाम रखा जाता है। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि किस किस एरा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स ने डोमिनेट किया है प्लेनेट अर्थ पे। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ज़मीन वजूद में आई थी आज से 4.5 बिलियन ईयर अगो, और सबसे पहला जो जानदार इमर्ज हुआ था वो हुआ था उसके 1 बिलियन ईयर बाद, यानी कि 3.5 बिलियन ईयर अगो, और वो थे प्रोकैरियोट्स।
लेकिन आज अगर हम देखें तो 25 लाख टाइप के जानदार ऐसे हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिनको जानते हैं। एक्सपेक्टेड नंबर इससे बहुत ज़्यादा है, मतलब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 50 से 3 करोड़ टाइप के जानदार हैं, लेकिन उनकी अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। तो तब से लेके अब तक मुख्तलिफ जानदार इवॉल्व हुए और मुख्तलिफ टाइप के जानदारों ने यहाँ पे डोमिनेट किया। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए थे, फिर प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए। यूकैरियोट में सबसे पहले जो इवॉल्व हुए वो प्रोटिस्ट थे। फिर प्रोटिस्ट के अंदर वेरिएशंस आए, कुछ प्लांट लाइक थे, कुछ फंजाई लाइक और कुछ एनिमल लाइक। तो इसी तरह से जो प्लांट लाइक थे उनके अंदर एवोल्यूशन हुई तो वो प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट हुए, इसी तरह से फंजाई और एनिमल्स। अगली बात आ जाती है कि इस बात का एविडेंस क्या है, हम कैसे प्रूफ के साथ कह सकते हैं कि माजी के अंदर कोई जानदार एग्जिस्ट करते थे, या दूसरी बात कि एवोल्यूशन हुई है कि जो मौजूदा जानदार हैं वो उनसे ही बने हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्रूफ जो माना जाता है वो है फॉसिल्स की डिस्कवरी, कि जब भी खुदाई के दौरान मुख्तलिफ जगह से पैलेंटोलॉजिस्ट को डिफरेंट फॉसिल्स मिलते हैं तो वो इस बात का प्रूफ है कि माजी के अंदर भी जानदार एग्जिस्ट करते थे। और इनकी जब डिटेल स्टडी की जाती है, मतलब इनका डीएनए स्टडी किया जाता है और उनसे रिलेटेड जो आज जानदार जिंदा हैं उनसे कंपेयर किया जाता है तो उनके अंदर सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। तो इससे भी ये बात वाज़ेह होती है कि जो आज के जानदार हैं वो माजी में एग्जिस्ट करने वाले जानदारों से ही इवॉल्व हुए हैं। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है न्यू सेडिमेंट्री लेयर्स बनती जाती हैं। अब ये लेयर्स कैसे बनती हैं? सपोज़ के किसी एरा के अंदर जानदार कुछ एग्जिस्ट कर रहे थे, तो लंबे अरसे के बाद क्लाइमेटिक चेंज आती हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस आती हैं, तो जिनके अंदर वो चेंजेस ऐसी होती हैं कि उनके अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो उनके लिए सूटेबल नहीं होती, तो वो जो जानदार होंगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं तो वो ज़िंदा रहते हैं। इसी तरह से लंबे अरसे के बाद दोबारा से क्लाइमेट चेंज आता है, तो इस तरह से न्यू लेयर्स बनती जाती हैं। जो पुराने जानदार थे, जो जितने ज़्यादा पुराने जानदार होंगे वो उतने ही आपको डीप वाली लेयर के अंदर मिलेंगे, और जो बाद वाले होंगे वो ऊपर वाली में। अब हम फॉसिल के मिलने से ये अंदाज़ा तो लगा लेते हैं कि ये फॉसिल कितने पुराने हैं, यानी कि जितने वो डीप लेयर्स के अंदर होंगे तो हम उनको कहेंगे कि इतने ज़्यादा ओल्डर हैं एंड वाइस वर्सा। बट अगर हमें कोई फॉसिल मिलता है तो हम एग्जैक्टली कैसे कह सकते हैं कि ये जो फॉसिल है ये इतने हज़ार साल पुराना है? ये हम एज उसकी कैसे फ़ाइंड करते हैं? तो उनकी एज फाइंड करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग भी बोलते हैं, इसको रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी कहते हैं। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में हमें पता है कि कुछ एलिमेंट के ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो कंटिन्यूसली अल्फ़ा बीटा गैमा जैसी रेडिएशन रिलीज़ करते रहते हैं और किसी न किसी स्टेबल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि कार्बन 14 हो गया, यूरेनियम 238, इसके अलावा आर्गोन और पोटाशियम के भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पाए जाते हैं। अब इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कैसे एज फाइंड के लिए यूज़ करना है, तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बस एक सिंपलेस्ट वे बताऊँगा। फ़र्ज़ करें कि हमें कोई सैंपल मिलता है, कोई फॉसिल मिलता है, तो हम इसकी एज फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो ये कि प्रेजेंट टाइम में इसके अंदर उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप की कंसंट्रेशन कितनी है। दूसरी चीज़, जब इसकी डेथ हुई थी उस टाइम पे इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी। तो ये दो कंसंट्रेशन से हम उस एलिमेंट की हाफ़ लाइफ से अंदाज़ा लगा के कितना टाइम गुजर चुका है उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। अब कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करना है ये भी डिपेंड करता है सैंपल पे। अगर आप किसी रॉक वगैरह की एज फाइंड करना चाहते हैं तो आप यूरेनियम वगैरह यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर कोई प्लांट सैंपल है या कोई एनिमल सैंपल है तो उसके लिए मोस्टली कार्बन 14 यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कार्बन 14 की। अब हमें जो फॉसिल का सैंपल मिला है इसके अंदर प्रेजेंट टाइम पे, यानी कि जब वो मिला है उस टाइम पे कार्बन 14 की कंसंट्रेशन कितनी है ये तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब इसकी डेथ हुई थी उस टाइम पे कार्बन 14 की कंसंट्रेशन कितनी थी ये फाइंड करना मुश्किल है। इसके लिए एक तरीका तो ये यूज़ करते हैं कि उससे रिलेटेड कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म जो अब प्रेजेंट है, जो यानी कि एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, उसके अंदर कार्बन 14 की कंसंट्रेशन फाइंड कर लेते हैं। तो उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं कि जब ये इसकी डेथ हुई थी इसके अंदर कार्बन 14 इतना ही था। तो ये तरीका इतना ज़्यादा रिलायबल भी नहीं है।
दूसरा, क्योंकि हर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो रेडिएशंस के बाद किसी ना किसी स्टेबल एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे यूरेनियम लेड के अंदर कन्वर्ट होता है, और जो कार्बन 14 है ये कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन 14 के अंदर। तो अगर उसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फाइंड कर लें, यानी कि नाइट्रोजन 14 की, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना नाइट्रोजन है तो ये पहले कार्बन 14 था, ये उसके बाद कन्वर्ट होने से मिला है, तो इससे भी इसकी ओरिजिनल कंसंट्रेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सपोज़ कि हमारे सैंपल के अंदर इस टाइम पे 0.5 मिलीग्राम कार्बन 14 है और 0.5 मिलीग्राम नाइट्रोजन 14 है। तो हम कहेंगे कि जब इसकी डेथ हुई थी इसके अंदर कार्बन 14 की मिकदार 1 मिलीग्राम थी, जो टाइम गुजरने के बाद अब 0.5 के रह चुकी है और 0.5 मिलीग्राम कार्बन 14 नाइट्रोजन 14 के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ है, यानी कि वो पीरियड जिसके अंदर 50% किसी भी चीज़ का दूसरे स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, वो है 5073 ईयर्स। तो अगर इस टाइम पे ये कंसंट्रेशन है तो हम कह सकते हैं ये जो सैंपल है ये 5730 साल पुराना है। अब अगर कार्बन 14 की जो कंसंट्रेशन है वो 0.25 मिलीग्राम है, जबकि नाइट्रोजन 14 की 0.75 मिलीग्राम है, तो इससे हम कहेंगे कि ये इसके 2 हाफ लाइफ गुजर चुके हैं। और ये जो सैंपल है ये कितने साल पुराना है? 11460 साल। अच्छा, लाजमी नहीं कि हमेशा ये कंसंट्रेशन वाला ही तरीका यूज़ किया जाए, क्योंकि कंसंट्रेशन के अंदर एरर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ फ़र्ज़ करें कि जैसे हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन 14 कितनी बन चुकी है, तो इससे हम कार्बन का अंदाज़ा लगा लेंगे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सैंपल के अंदर अपनी नाइट्रोजन भी तो हो सकती है। जैसे अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अमाइनो एसिड्स वगैरह पाए जाते हैं, तो उसके अंदर एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस टाइम पे इसके सूरत में हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन के बजाय उस चीज़ की एक्टिविटी फाइंड करते हैं। कार्बन 14 की उस टाइम पे कितनी एक्टिविटी थी, अब कितनी एक्टिविटी है, तो इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में आपको एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिखाया गया है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है, आप सिंपली ऐसे समझ लें कि एक ऐसा चार्ट है जिसके अंदर हम जितना भी टाइम ज़मीन के बनने से लेकर अब तक गुजर चुका है उसको ना डिफरेंट बड़े बड़े यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनको हम इराज का नाम देते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन है वो मिलियंस ऑफ ईयर तक हो सकता है। इससे बड़ा यूनिट भी होता है एओन, लेकिन हम यहाँ इरा से स्टार्ट कर रहे हैं। और इरा से छोटे यूनिट होते हैं पीरियड्स, इसके बाद एपेक्स आते हैं। ये बिल्कुल वैसे समझ लें कि जैसे हम आवर्स को एक बड़ा यूनिट कंसीडर करते हैं, आवर्स के बाद मिनट्स आते हैं, सेकंड्स, तो ये भी उसी तरह से है। अब इस चार्ट के अंदर प्लांट्स और एनिमल के डिफरेंट ग्रुप्स की एवोल्यूशन को दिखाया गया है कि कौन से टाइम पे किस ग्रुप ने जो है ना वो डोमिनेट किया है। सबसे पहले तो प्रोकैरियोट्स इमर्ज हुए थे, जिनको सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे इसको 3000 मिलियन ईयर अगो दिखाया गया है, लेकिन अब जितने भी आप अब अगर चेक करेंगे तो ये आपको 3.5 बिलियन यानी कि 3500 मिलियन ईयर अगो ही मिलेगा। प्रोकैरियोट्स से फिर बाकी ब्रांचेस प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स इवॉल्व हुए। अगर प्लांट्स को देखें तो सबसे पहले फंज इवॉल्व हुए, उसके बाद जिम्नोस्पर्म में डोमिनेट किया, लेकिन आज के टाइम में सबसे डोमिनेंट ग्रुप जो है प्लांट्स का वो एंजियोस्पर्म है, जिनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि फंज और जिम्नोस्पर्म आज बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो हैं, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं हैं जितने कि एंजियोस्पर्म हैं। और इसी तरह से अगर एनिमल्स के अंदर देखें तो वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले फिशेस इवॉल्व हुई, फिशेस से बाद में एम्फीबियन इवॉल्व हुए, और एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स आए। रेप्टाइल्स से फिर बर्ड्स और मैमल्स की जो एवोल्यूशन है वो पैरेलल एवोल्यूशन हुई, मतलब एट द सेम टाइम इकट्ठे वो इवॉल्व हुए। और वर्टिब्रेट्स में इस टाइम जो सबसे डोमिनेंट ग्रुप हैं वो बर्ड्स और मैमल्स हो गए। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। If you like this video, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Thank you.